हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स पढ़ लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि डायोड सिंबल को ऐसे नेटवर्क कंपोनेंट से रिप्लेस करते हैं जिससे सिस्टम का बिहेवियर भी ना चेंज हो और हम ट्रेडिशनल सर्किट एनालिसिस जैसे कि केवीएल और केसीएल है उसका हम उपयोग कर सकें और सर्किट की एनालिसिस कर सकें। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस, जो डायोड के जंक्शन पे अपीयर होता है। वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और यह डायोड का एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई, पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई से। तो देखिए, हमारे घरों में जो आता है सप्लाई वो एसी होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें ये जो एक्सिस है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और ये एक्सिस जो है वो टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ आपका एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है और इसको हम कहते हैं क्या, बाइपोलर भी है क्या, प्लस साइड में और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए हम इसको बाइपोलर भी कहते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप हैं या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। डीसी का मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, वो परिवर्तित न हो। तो ध्यान रहे, एक चीज और भी है यहाँ चैलेंज, एक चीज चैलेंज ये भी है कि जो घरों में आता है ये हाई वोल्टेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, हाई वोल्टेज आता है, जबकि हमें घरों में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो लो वोल्टेज डीसी जैसे कि 3 to 20 वोल्ट के रेंज का हमें डीसी सप्लाई चाहिए होता है। तो यानी कि एक हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस फॉर्म से इस फॉर्म में परिवर्तित करे और इसी सिस्टम को हम कहते हैं क्या, डीसी पावर सप्लाई। तो चलिए डीसी पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं। हमारे पास एसी मेंस है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसको हम देते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर को, जिसमें जो एसी से मेन से कनेक्टेड रहता है इसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी, जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स हमने दिखाया है, और यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी हम कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने N2 दिखाया है। तो चूंकि हमें लोअर वोल्टेज का डीसी चाहिए तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यानी ट्रांसफार्मर का जो काम है वो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो काम है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये हाई वोल्टेज का एसी था और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू जब पास हुआ तो ये लोअर वोल्टेज का एसी ही मिला। अच्छा, ट्रांसफार्मर का एक फायदा और भी है। ट्रांसफार्मर का दूसरा फायदा ये है कि इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड एसी पावर लाइन, यानी कि एसी पावर लाइन और यहाँ जो आगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगेंगे उनको ये आइसोलेट करता है, एक तरीके से सेफ रखता है ये ट्रांसफार्मर। तो अब ये ट्रांसफार्मर पे जो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आएगा उसको हमने किससे शो किया है, वीएस से शो किया है, वोल्टेज एट सेकेंडरी। तो अब हम इसको देंगे किसको, रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर वो है जो क्या करता है, इस बाइपोलर को यूनिपोलर में कन्वर्ट करता है। इसको हम कहते हैं क्या, हार्ट ऑफ द डीसी पावर सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही वो सर्किट है जो बाइपोलर को यूनिपोलर में कन्वर्ट करता है, डीसी की तरफ ले जाता है। तो ये जो डीसी है ये पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग मतलब परिवर्तनशील है, परिवर्तित अभी भी हो रहा है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का नहीं मिला है। तो ये इस तरह का जो हमारा वेवफॉर्म है ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देने के लिए सुटेबल नहीं है। तो सुटेबल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर, यानी रेक्टिफायर के आउटपुट को हम फिल्टर को देते हैं। तो फिल्टर क्या करता है, ये इसको स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता है, यानी कि जो पल्सेशन थे जो बहुत ज्यादा थे उसको काफी हद तक इसने कम कर दिया। इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो फिल्टर के आउटपुट को भी डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं, फिल्टर के आउटपुट को हम रेगुलेटर को देते हैं। रेगुलेटर का काम क्या है, रेगुलेटर काम ये है कि अगर एसी मेंस में फ्लक्चुएशन अगर हो, उसमें वेरिएशन हो जाए तो क्या हो जाएगा,
आउटपुट साइड में भी वेरिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वोल्टेज का वेरिएशन हो जाएगा, यहाँ भी वोल्टेज का वेरिएशन होगा। तो ये रेगुलेटर क्या करता है, और अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेंसिटिव हैं तो उसको तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट डीसी चाहिए। तो रेगुलेटर का काम क्या है, कांस्टेंट डीसी देना और साथ साथ रिपल्स को भी कम करना। तो रेगुलेटर का जो है वेवफॉर्म इस तरह का होता है, ये रिपल्स को कुछ कम करता है और वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। इसके बाद जो आउटपुट हमें मिलता है V0, इसको हम देते हैं क्या, लोड को। तो आगे बढ़ते हैं, हमें शुरू करना है रेक्टिफायर को, ठीक है। तो रेक्टिफायर को हम शुरू करते हैं, डायोड एज अ रेक्टिफायर। द प्रोसेस ऑफ conversion of AC into DC is called rectification and the electronic circuit used for rectification is called as rectifier। यानी कि AC to DC में जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन। और जो ये काम करता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये काम करता है उसको हम कहते हैं क्या, रेक्टिफायर सर्किट या सिंपली रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज इनटू यूनिपोलर आउटपुट वोल्टेज। यानी कि रेक्टिफायर का काम क्या है, साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज। साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज क्या है, वो बाइपोलर है, एक तरीके से क्या है, बाइपोलर टू यूनिपोलर में कन्वर्जन का जो काम है वो काम करता है रेक्टिफायर सर्किट्स। द डायोड यूज्ड इन द रेक्टिफायर सर्किट्स आर कॉल्ड रेक्टिफाइंग डायोड्स। जो डायोड रेक्टिफिकेशन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं क्या, रेक्टिफाइंग डायोड्स। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे और भी तरह के डायोड्स होते हैं जो विभिन्न एप्लीकेशन में उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रेक्टिफायर के लिए जो डायोड हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे क्या, रेक्टिफाइंग डायोड्स। ये सिंबल है, और ये सिंबल है, ये जो डायोड है हमारे लैब में यूज होता है, और रियल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड यही है जो सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। ये जो बैंड है ये क्या, कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। तो आते हैं हम क्लासिफिकेशन रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। रेक्टिफायर सर्किट्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा पार्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो सर्किट्स होते हैं, एक है सेंटर टैप सर्किट और जो दूसरा है ब्रिज सर्किट। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो डेफिनेशन है वो ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज 1/2 cycle of an AC voltage waveform to pass blocking the other half cycle। तो ये AC वोल्टेज वेवफॉर्म दिखाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर इस इनपुट को हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करेंगे तो क्या होगा, एक साइकिल में दो हाफ, जैसे एक साइकिल यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, एक साइकिल क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव हाफ बोलते हैं, और एक साइकिल ये है, फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, इसको हम साइनोसॉइडल इनपुट बोलते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो परिभाषा के हिसाब से इसमें से क्या होगा, एक हाफ क्या हो जाएगा, ब्लॉक होगा, और एक हाफ जो होगा वो पास होगा। और इट रिक्वायर्स ओनली वन डायोड टू कंस्ट्रक्ट, यानी हाफ रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक डायोड की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आते हैं सर्किट पर। देखिए एसी मेंस को ट्रांसफार्मर में दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट कि ट्रांसफार्मर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसने सिर्फ वोल्टेज को कम किया। यहां भी एसी था, यहां भी एसी है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर सेकेंडरी पे वोल्टेज कम मिलता है, वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। इसको हम देते हैं डायोड को, और आउटपुट हम लेते हैं लोड रेजिस्टेंस, यही हमारा लोड है। और ये जो ये हमारा रेफरेंस है, जिसको आप ग्राउंड भी कह सकते हैं। हम आउटपुट यहां से लेंगे, प्लस माइनस से हमारा ट्रेडिशनल, इसी के हिसाब से हम देखेंगे आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है। तो चलिए यहां पर ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है उसको हमने Vs = Vm sin थीटा से रिप्रेजेंट किया है, जहां पर Vm हमारा ये पीक वैल्यू दिखाता है, यानी ये पॉजिटिव में प्लस Vm और ये निगेटिव में यहाँ पर माइनस Vm, प्लस Vm माइनस Vm, और ये इसकी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जहां पर थीटा हमारा क्या है, वो ओमेगा टी, या फिर कहते हैं 2πf × t। तो चलिए वर्किंग पे हम चलते हैं। वर्किंग को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे ये डायोड क्या है। डायोड को हम एज्यूम करते हैं टू बी आइडियल डायोड, यानी आदर्श डायोड हम एज्यूम करते हैं। फिर इसके बाद फर्दर हम और
सर्किट की डेप्थ में जाएंगे और दिखाएंगे प्रैक्टिकल डायोड होगा तब क्या होगा। फिलहाल एज्यूमिंग डायोड्स टू बी आइडियल, डायोड आइडियल है तब क्या होगा, तो पॉजिटिव हाफ से हम शुरू करते हैं यहाँ पर, इस पॉजिटिव हाफ से। तो जब पॉजिटिव हाफ करेंगे तो ये क्या होगा, डायोड को ऑन होगा या ऑफ होगा, उसका देखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, डायोड को आप सोचिए यहाँ पर नहीं है, मतलब ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस वोल्टेज यहाँ मिलेगा और यहाँ से जो है ये माइनस, और एनोड को अगर प्लस मिल रहा है, कैथोड को माइनस मिल रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। यानी कि पॉजिटिव हाफ में हमारा जो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा ऑन रहता है, यानी फॉरवर्ड बायस रहता है। तो फॉरवर्ड बायस रहता है और डायोड आइडियल है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिए तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। और यहाँ पर ये सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट इधर है जहां पे वोल्टेज हमारा एपियर हो रहा है और ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ एपियर हुआ वो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, इसलिए वी नॉट क्या होगा, वीएस के बराबर होगा। यानी कि जब ये जीरो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ये जीरो है तो आउटपुट भी हमारा जीरो है, ये आउटपुट वोल्टेज हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलता है। जब वीएम है इनपुट तो ये भी वीएम है, जीरो है जीरो है, यानी पॉजिटिव हाफ के लिए सेम टू सेम वोल्टेज हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा, दिखेगा। ऐसे यहाँ पर जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ये हमें दिखेगा इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। लेकिन इसको हम केवीएल से भी वेरीफाई कर देते हैं आपको कि वी नॉट वीएस के बराबर होगा। तो वीएस जो होता है हमारा वीएम साइन थीटा होता है, ठीक है। केवीएल अगर हम यहाँ लगाएंगे इस लूप में तो यहां से चलेंगे, यहाँ ऐसे और यहीं पे पहुंच जाएंगे। एक लूप में अगर घूमेंगे तो हमारा जो केवीएल है वो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। वो देखिए यहां से यहाँ चले तो क्या हुआ, राइज हुआ वोल्टेज का प्लस वीएस, तो ये प्लस वीएस, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ माइनस वी नॉट इक्वल टू जीरो, वहीं पहुंच गए। तो प्लस वीएस माइनस वी नॉट क्या है, वी इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ पे क्या होगा, वी नॉट क्या होगा, आई इंटू आर एल। तो वी नॉट को हम लिख दिया क्या, आई इंटू आर एल इक्वल टू जीरो। तो यहां से आई निकल जाएगा, वी एस अपॉन आर एल। वी एस हमें पता है साइनोसॉइडल इनपुट है, वी एम साइन थीटा अपॉन आर एल। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम साइन थीटा, और जहां पर आई एम क्या है, वी एम अपॉन आर एल। यानी कि हमने यहां से वी एम अपॉन आर एल को, ये जो फिक्स है उसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आई एम, ठीक है। तो अब हमारा जो इसका बताने का, केवीएल लगा के समझाने का जो निष्कर्ष है वो यही है बताने का कि यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज है और हमने ये आउटपुट वोल्टेज को दिखाया है। अगर हम चाहें तो इस करंट को भी, करंट वेवफॉर्म को भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, बस फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ आई होगा, यहाँ पर आई एम, बस आई एम की वैल्यू क्या होगी, वो वीएम अपॉन आर एल होगी। चलिए निगेटिव हाफ में देखते हैं, पॉजिटिव हाफ में समझ में आ गया आपको। निगेटिव हाफ में यानी डायोड, उस सर्किट को हमने फिर से लिया है दिखाने के लिए, को समझाने के लिए। जब निगेटिव हाफ आएगा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए निगेटिव यहाँ पे पहुंचेगा और पॉजिटिव यहाँ से होगा। अब क्या होगा, इस निगेटिव हाफ साइकिल में द डायोड इज ऑफ, यानी कि रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। फिर से देख लीजिए, यहाँ निगेटिव पहुंचा एनोड पे, पॉजिटिव पहुंचा कैथोड पे, तो ये रिवर्स बायस होगा। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा ऑफ रहता है, रिवर्स बायस रहता है, तो इसको हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट किए तो क्या करंट फ्लो करेगी, नो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी इस लूप में आई इक्वल टू जीरो। जब आई जीरो है तो वी नॉट भी क्या होगा, आई इंटू आर एल, तो वी नॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में यहां से लेकर के यहां तक, ये जो वेवफॉर्म यहां से लेकर के यहां तक ये है, इसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि जीरो वोल्टेज जीरो। ऐसे ही यहां पर भी जब भी निगेटिव हाफ साइकिल आएगा हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको समराइज करें तो ये है, इस सर्किट के हिसाब से, इस सर्किट में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, डायोड ऑन होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑन होता है, करंट फ्लो होती है और हमें आउटपुट मिलता है। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑफ होता है, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑफ होता है, तो हमें आउट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है और यही साइकिल फिर रिपीट करती है, द साइकिल रिपीट्स। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की जो डेफिनेशन दिया है, जो परिभाषा हमने आपको समझाया है, उसमें यही समझाया है कि
अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की जो डेफिनेशन है कि वो साइनोसॉइडल इनपुट में से हाफ वेव को पास करता है और हाफ वेव को ब्लॉक करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो उस परिभाषा के हिसाब से क्या हुआ, ये पॉजिटिव एक साइकिल में, यहां से अगर हम देखें एक साइकिल, तो ये एक हाफ जो है पास हुआ, एक हाफ ब्लॉक हुआ। दूसरे साइकिल में भी एक हाफ पास हुआ, एक हाफ ब्लॉक हुआ, यानी कि हाफ ऑफ द सिग्नल इज पास्ड एंड हाफ ऑफ द सिग्नल इज ब्लॉक्ड। तो यानी यहां पॉजिटिव पास हुआ, नेगेटिव ब्लॉक हुआ। तो क्या ऐसा भी संभव है कि हम पॉजिटिव को ब्लॉक कर दें और नेगेटिव को पास करा दें? बिल्कुल संभव है। देखिए, अगर हम इस डायोड को रिवर्स कर दें, यानी उल्टा कर दें, तब क्या होगा? तब देखिए, तब हमारा काम यही होगा जो हम आपको बता रहे हैं, नेगेटिव पास होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, सर डायोड को हमने रिप्लेस कर दिया, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि जब पॉजिटिव होगा, देखिए पॉजिटिव क्या है, यहां से कनेक्ट हो गया, यानी कैथोड से। नेगेटिव किससे है? ये एनोड से। यानी कि क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऑफ रहेगा, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट जीरो। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज ऑन, यानी कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये आपका नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डायोड अब इसमें कंडक्ट करेगा। तो यहां पर आपको ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको ये वेवफॉर्म प्राप्त होगा आउटपुट पर। हाँ, ये जरूर है, करंट की डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हाफ रेक्टिफायर के सेकंड एस्पेक्ट पे, यानी कि अब हम चलते हैं वहां पर, यही हमारी देखिए ओरिजिनल सर्किट है। ओरिजिनल सर्किट में हम देखेंगे अगर डायोड हमारा क्या हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, यानी एज्यूमिंग डायोड टू बी प्रैक्टिकल, यानी रियल डायोड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा सर्किट में, तो उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा डायोड हमने एज्यूम किया है, हमने सिलिकॉन डायोड एज्यूम किया है। ठीक है, और हम पॉजिटिव हाफ से हम शुरुआत करते हैं इसकी, जैसे हमने पहले एनालिसिस किया था। तो पॉजिटिव हाफ में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, वो सर्किट देखिए, इसका इक्विवेलेंट हम देखिए बना रहे हैं। सिलिकॉन डायोड है तो इसका इक्विवेलेंट दो तरीके से होगा। एक हम पढ़ चुके हैं, होता तो तीन तरीके से है, पीस वाइज, फिर सिंप्लीफाइड, फिर आइडियल। तो आइडियल हमने पढ़ लिया है अभी जस्ट। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाइड में क्या होता है, डायोड को क्या दिखाते हैं, एक अपोजिंग नेचर के जो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं, यानी कि इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, यानी कि इसको कम से कम 0.7 वोल्ट देंगे तभी ये कंडक्ट करेगा, नहीं तो कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन कब, इफ Vs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7, यानी कि अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से अधिक होगा तभी यहां आउटपुट हमें प्राप्त होगा, नहीं तो आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं केवीएल से भी, ताकि ये वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा है और V नॉट जो है Vs माइनस 0.7 आ रहा है। तो चलिए यहां से चलेंगे, यहां घूमेंगे, ऐसे वापस आएंगे, ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां से यहां चलते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस Vs, फिर क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस 0.7, तो माइनस 0.7, यहां से आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0, वहीं पे पहुंच गए हम। तो यहां पर V नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, Vs माइनस 0.7, V नॉट अब आ गया 0, Vs इक्वल टू व्हाट, Vs माइनस 0.7। तो इसमें देखिए एक निष्कर्ष से निकल रहा है कि V नॉट जो है हमेशा Vs से 0.7 वोल्ट कम रहेगा हर पॉइंट पर। ठीक है, फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम वेवफॉर्म पे आते हैं। V नॉट को हम I इंटू RL लिख सकते हैं, Vs को हमें पता है साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज है, Vm साइन थीटा है लिख सकते हैं, और ये माइनस 0.7 है। तो I इक्वल टू व्हाट, RL नीचे चला जाएगा, Vm साइन थीटा माइनस 0.7 अपॉन RL। तो Im देखिए, Im का मतलब क्या हो जाएगा, पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट। तो Im यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो I मैक्सिमम होगा, उसी को हम Im कह रहे हैं।
तो आई एम इक्वल टू वी एम माइनस 0.7 अपॉन आर एल। और इसको हम फिर से करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। इसको बताने का पुनः उद्देश्य मैं बता दूं कि हम यहाँ पर वोल्टेज वेवफॉर्म को शो कर रहे हैं, करंट वेवफॉर्म को भी शो कर सकते हैं। बस जो आई एम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ होगी वी एम माइनस 0.7 अपॉन आर एल होगी। अब आते हैं वेवफॉर्म को समझते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ में। देखिए सबसे पहले हमने इसकी एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज से 0.7 कम मिलेगा, ठीक है, जब भी करंट फ्लो हो सकती है, जब Vs की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी और Vs जो है 0.7 से अधिक होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर V गामा जो कट इन वोल्टेज 0.7 है, ये मार्क हमने यहाँ पर ऐसे यहाँ लगा रखा है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहां पर जब इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे तो होगा क्या, यहां पर इनपुट वोल्टेज शुरू हुआ 0 से 0.1 0.2 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0.7 तक जाएगा। तो क्या 0 से लेकर बढ़ा तो 0.7 तक गया, तो क्या इसमें करंट कंडक्शन हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अपोज करेगा, यानी कम से कम 0.7 देंगे तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये वही पॉइंट है जिसमें हमारा जो Vs है वो 0.7 वोल्ट से अधिक है। तो 0.7 वोल्ट से अधिक है तो करंट कंडक्शन होगा, करंट कंडक्शन होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? Vs से 0.7 वोल्ट कम मिलेगा। यानी कि सपोज करिए यहाँ पे जस्ट 0.7 से ऊपर 0.8 हुआ, तो अगर यहाँ 0.8 हुआ तो यहाँ हमें आउटपुट 0.1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब Vm होगा यहाँ पर, तो ये जो इसकी वैल्यू होगी ये हमें Vm न मिल के Vm माइनस 0.7 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। लेकिन अब इसके आगे देखिए, ठीक है, यहां तक तो हो गया पॉजिटिव। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ये यहां से ऐसे ऐसे जो वेवफॉर्म हमारी जाएगी ऐसे, तो होगा क्या, यहां से इस पॉइंट से Vs की वैल्यू 0.7 से कम होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे तो निगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। यानी यहां से लेकर के यहां तक डायोड हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये चीज जो हो जाएगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और हमारा जो है ओपन सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी कि अगर Vs की वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम हो गई तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समराइज कर दें कि यहां से लेकर के यहां तक वो पॉइंट है जहां पर हमारा Vs 0.7 वोल्ट से अधिक है और ये हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन हर एक पॉइंट का जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो 0.7 वोल्ट कम मिलेगा। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक में जो हमारा इनपुट है वो हमेशा 0.7 वोल्ट से कम मिलेगा, और ये ओपन सर्किट रहेगा हमारा डायोड, और हमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो हमें आउटपुट वोल्टेज यहां से लेकर के यहां तक हमें 0 मिलेगा, और फिर ये वही साइकिल रिपीट करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्या है, इसी सर्किट में जो हमारे थी, यहां पर जो डायोड था हमारा, उसका जो इक्विवेलेंट मॉडल था उसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज और लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पीस वाइज लीनियर में आपने देखा होगा। वहां पर कट इन वोल्टेज और हमारा जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है दोनों रिप्रेजेंट किया जाता है, वो यहां देखते हैं। तो ग्राफ आप देख चुके हैं, सिंपल हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं सर्किट की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें भी हम वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म के रूप में हम वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें करंट, ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो करेगी, लेकिन कब करंट फ्लो करेगी? जब इनपुट वोल्टेज V गामा से अधिक होगा, ठीक है। और जब करंट फ्लो करेगी, यहाँ प्लस माइनस, ये तो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन हमारा है, ये प्लस माइनस हमने बना ही रखा है। तो केवीएल अगर हम लगाएंगे इस लूप में, यहां से यहां, इसमें घूमना है हमें, तो चलिए घूम लेते हैं। यहां से यहां जब हम बढ़ेंगे तो राइज हुआ वोल्टेज का, तो प्लस Vs, ये ड्रॉप होगा माइनस V गामा, यहां ड्रॉप होगा माइनस I इंटू आर एफ, यहां ड्रॉप हुआ माइनस I इंटू आर एल इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी करंट निकल के आएगी Vs माइनस V गामा अपॉन आर एल प्लस आर एफ, यहीं से आप ये निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं Vs को हमने पुट कर दिया वैल्यू, Vm साइन थीटा माइनस 0.7 अपॉन आर एल प्लस आर एफ रहेगा। अब यहां पर करंट मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा साइन थीटा 1 होगा, तो Im निकल जाएगा। Im क्या निकलेगा? Vm माइनस 0.7 अपॉन आर एल प्लस आर एफ, यानी कि ये पीक वोल्टेज पीक करंट हमारा रहेगा,
जो करंट वेवफॉर्म का पीक वैल्यू रहेगा IM। ठीक है, IM को हम अप्रोक्सीमेट अगर हम करें, जनरली होता क्या है, कई बार लोड का पता नहीं रहता है, लोड रेजिस्टेंस कम है ज्यादा है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी पे जनरली हमारा जो वोल्टेज रहता है वो सफिशिएंट रहता है। जब सफिशिएंट वोल्टेज अगर रहता है यानी 0.7 वोल्ट से अगर काफी अधिक रहता है तो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, 0.7 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये VM अपॉन RL प्लस RF। तो रेक्टिफायर के केस में ज्यादातर हम IM की जो वैल्यू लेते हैं वो VM अपॉन RL प्लस RF लेते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ के सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो अधिक है। लेकिन हाँ, अगर सेकेंडरी का वोल्टेज अगर लोअर वोल्टेज आप काम करते हैं, सेकेंडरी का यानी VM ये जो वोल्टेज है यहाँ पर अगर वो कम है 0.7 के कंपेरेबल है तो हम इग्नोर नहीं करते हैं। सो दिस इज द टेक्निक। कंक्लूजन यही है कि वोल्टेज वेव फॉर्म को अगर हमें प्लॉट करना है तो VM sin थीटा है, और अगर हमें करंट को देखना है तो I इक्वल टू IM sin थीटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर IM जो हमारा ये है VM माइनस 0.7 अपॉन RL प्लस RF। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो परफॉर्मेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर देखा जाए, जो हमें पढ़ना है, बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो है, हम देखना चाहते हैं कि रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी है, या रेक्टिफायर में AC कंपोनेंट भी है क्या, यानी कि कुछ रिपल है क्या, क्योंकि पल्सेशन तो होगा ही, फिर इसकी PIV रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सब हमें पढ़ना है, 2-3 चीजें, लेकिन उनको पढ़ने के लिए जैसे एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 3-4 पॉइंट हमें पहले से चाहिए, तो हम पहले उसको निकाल लेते हैं, तब हम एफिशिएंसी पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जो पॉइंट है, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो है एवरेज और DC वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, यानी आउटपुट करंट जो हम देख रहे हैं उसमें एवरेज या फिर उसकी DC वैल्यू है कितनी, मतलब करंट जब फ्लो करेगी उसमें DC कंपोनेंट है भी कि नहीं है कितना, वो हम देखना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम शो यहां से करेंगे, IDC रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल में अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखिए AC के लिए क्या था, यहाँ पे AC ऐसे हो रहा था तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव वो कैंसिल आउट हो जा रहा था। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं, उसी को हम IDC कहते हैं। हमें ये पता है I इक्वल टू IM sin थीटा होगा जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, यानी यहां से यहां तक। I इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज बिटवीन पाई टू 2 पाई, यानी पाई से 2 पाई तक के बीच में करंट क्या है, 0 है, ये हमने अभी तक सीख लिया है। तो I एवरेज या IDC की जो फॉर्मूला है वो ये है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई I d थीटा, यानी कि एक साइकिल में यहाँ पे IM की जो वैल्यू है वो हम बता भी चुके हैं, IM VM माइनस 0.7 अपॉन RL प्लस RF रहता है। बाकी अप्रोक्सीमेशन क्या है वो हम देख लेंगे, कि अगर हमारा सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक साइकिल में हम बात करते हैं, एक साइकिल में तो जो DC वैल्यू या फिर एवरेज कैसे निकलता है, एक साइकिल में देखते हैं उसमें एरिया कितना है, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि एरिया अपॉन बेस। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई I d थीटा, ये क्या दे रहा है, एरिया, और 2 पाई क्या है हमारा, बेस। तो ये टेक्निक है, मैथमेटिक्स में इसको यूज किया जाता है, किसी भी कर्व का आप एरिया निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो हमें एक साइकिल का एक टाइम पीरियड का हम निकालते हैं, वही सभी के लिए होगा। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो इंटीग्रेशन है 0 टू 2 पाई उसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो वेव फॉर्म है, I की जो वैल्यू है, जो फंक्शन है, वो उसका बिहेवियर चेंज है, अलग है, 0 से पाई अलग है, पाई टू 2 पाई अलग है। तो हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक किया, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई I d थीटा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई I d थीटा। तो 0 से पाई हमारा क्या हो जाएगा, यहां से उठा लेंगे, IM sin थीटा d थीटा हो जाएगा, लेकिन पाई से 2 पाई में क्या है हमारा, ये करंट 0 है, ये 0 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को इजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, IM को बाहर निकाल लीजिए, sin थीटा d थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 टू पाई, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो IM अपॉन पाई, यानी IDC कैलकुलेट हो गया, IM अपॉन पाई आ गया। ऐसे ही अब देखते हैं आउटपुट DC वोल्टेज एट लोड, DC वोल्टेज पे आउटपुट DC वोल्टेज लोड पे कितना DC वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो VDC आपको पता है V इक्वल टू I इंटू RL, आउटपुट लोड पे देखना चाहते हैं तो VDC इक्वल टू IDC इंटू RL।
अच्छा, IDC आप निकाल चुके हैं, आई अपॉन पाई आ चुका है तो हमने उसको रख दिया। ये 1 अपॉन पाई RL सेम टू सेम, ये IM को हमने ये रख दिया। IM की वैल्यू हम पहले से पता है, उसको हमने ये रख दिया। IM क्या है? VM माइनस 0.7 अपॉन RL प्लस RF। ठीक है, अब देखिए इसको जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो देखिए जो मैंने कहा था, अगर VM की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। RL की वैल्यू डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अब के बचा क्या? RL और RL, ये RL और ये RL, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या? VM अपॉन पाई। तो VDC इज अप्रोक्सीमेटली VM अपॉन पाई। तो सिंपल सा है ये। थर्ड है आउटपुट DC पावर एट लोड। लोड पे DC पावर कितना मिल रहा है? PDC इज गिवन बाई IDC स्क्वायर इंटू RL। I स्क्वायर R आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, IDC स्क्वायर इंटू RL। तो IDC हम निकाल चुके हैं, IM अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL। तो PDC हमें मालूम हो गया। फोर्थ है हमारा RMS वैल्यू। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज 0 इन द इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में जो हमारा AC होता है, अगर उसको देखा जाए तो जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला बताया, जो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो है एरिया अपॉन बेस। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो जितना एरिया पॉजिटिव हाफ में उतना एरिया नेगेटिव हाफ में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएंगे, तो कुछ हमें मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमें क्या निकालना रहता है? AC पावर निकालना रहता है। उसके लिए हमें RMS वैल्यू सीखना है। वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। सो वी टेक एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ AC करंट एंड देन वी टेक स्क्वायर रूट द वैल्यू दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। इसको हम RMS बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं? हम क्या लेते हैं, जो वेव फॉर्म है यहाँ पर करंट को लेके चल रहे हैं, I स्क्वायर का हम स्क्वायर करके फिर हम इसका मीन निकालते हैं, फिर हम इसको रूट लेते हैं, इसको कहते हैं क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यही फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई I स्क्वायर डी थीटा। सेम हमने यहाँ रिपीट किया है। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। रूट में रहेगा 1 अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे क्योंकि हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पढ़ रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा? 0 टू पाई हमें करंट एग्जिस्ट करता है, तो हम I स्क्वायर डी थीटा लिख रहे हैं यहाँ पर। पाई टू 2 पाई हमारा ये 0 रहता है। पाई टू 2 पाई हमें वेव फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, 0 रहता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोग देख रहे हैं IRMS क्या आ जाएगा? 0 टू पाई IM, I की वैल्यू IM साइन थीटा होता है, तो IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सेकेंड टर्म तो 0 हो ही जाएगा। तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे इधर, तो इंटीग्रेशन से, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा वो आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आप लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा वो IM अपॉन 2 आ जाएगा। पांचवें में आते हैं AC इनपुट पावर। क्योंकि RMS हमने निकालना है, वो AC इनपुट पावर निकालने के लिए निकाला है। In the circuit, the AC input power is available to both diode and the load। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? लेकिन AC जो इनपुट पावर है वो डायोड और लोड दोनों को अवेलेबल है, यानी कि AC पावर डिसिपेट्स इन बोथ RF एंड RL। यानी AC पावर RF यानी डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो और RL दोनों में डिसिपेट करता है। तो जो PAC हम निकालेंगे वो क्या निकलेगा? I स्क्वायर R, I RMS स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। तो RMS हम निकाल चुके हैं, IM बाई 2 का स्क्वायर RL प्लस RF। सिंपल। चलिए अब आते हैं एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी जो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है? रेशियो है किसका? DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि AC इनपुट पावर हम दे रहे हैं तो उसका कितना पार्ट DC में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो हम यूज ही नहीं करेंगे। कन्वर्जन हो रहा है तो कितना हो रहा है, एक मेजरमेंट होना चाहिए, उसके लिए हम इसको एफिशिएंसी यूज करते हैं। चलिए PDC अपॉन PAC, PDC हम निकाल चुके हैं IDC स्क्वायर इंटू RL, PAC भी निकाल चुके हैं I RMS स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में RL प्लस RF। ठीक है, तो IDC अपॉन IRMS का स्क्वायर RL अपॉन RL प्लस RF हो जाएगा। अब इनकी हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। IDC हम निकाल चुके हैं, IM अपॉन पाई, IRMS को रख देंगे IM अपॉन 2 का स्क्वायर
और RL को हमने नीचे ले आया, या ये कहिए RL से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड कर दिया, तो 1/1 प्लस RF अपॉन RL आ गया है। यहां से क्या होगा, IM और IM कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, 2/पाई का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.406 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL। देखिए अगर इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो परसेंटेज में अगर हम एफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 40.6 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग, ठीक है, अगर RF की वैल्यू छोटी होती भी है, ये तो पता ही है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो कम ही होगा, RL ज्यादा होगा, तो ये कम ही होगा, लेकिन कुछ तो कुछ तो होगा, 1 प्लस समथिंग कुछ तो होगा। तो ये 40.6 से जब भी मिलेगा कम मिलेगा, यानी कि देखा जाए तो अगर RF की वैल्यू RL से काफी कम है, अगर RF की वैल्यू RL से काफी कम है तो इसको, इस सेकंड टर्म को हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ईटा की यानी एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 40.6% है मात्र, यानी कि so under best condition only 40.6% of the AC input power is converted into DC power. The remaining power exists as AC power in the load. यानी कि बेस्ट कंडीशन में भी हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर देखा जाए तो उसकी एफिशिएंसी 40.6% ही होती है, यानी कि हमने एसी जो दिया उसका क्या हुआ, 40.6% ही वो एफिशिएंट है, यानी कि 40.6% जो है वो डीसी में कन्वर्ट हुआ, बाकी क्या है लोड में एसी पावर के रूप में ही उपस्थित है। चलिए अब आते हैं रिपल फैक्टर पे। रिपल फैक्टर में हम देखते हैं डेफिनेशन होता क्या है, द आउटपुट और लोड करंट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन्स टू कंपोनेंट्स नेमली डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट। देखिए इसका वेरिफिकेशन आप यहां से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ये देखा है कि जो कहा है कि जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रहा है, यानी कि जो अवेलेबल एसी पावर है, यानी कि बेस्ट कंडीशन में केवल 40.6% ऑफ द एसी इनपुट पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर, द रिमेनिंग पावर एग्जिस्ट एज एसी पावर इन द लोड, यानी लोड पे एसी पावर अवेलेबल रहता है। तो वही रिपल फैक्टर का कंसेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहा जा रहा है द आउटपुट और लोड करंट ऑफ ए रेक्टिफायर कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं, डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट, यानी दोनों हैं आउटपुट पे। द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिपल, और जो आउटपुट पे जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसी को हम कहते हैं क्या, रिपल। दिस रिपल अकाउंट्स फॉर द पल्सेशंस इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एंड सो दिस इज अनडिजायरेबल, यानी कि जो रिपल है वो किसको, रिपल क्या करता है, रिपल की वजह से क्या होता है, पल्सेशन आता है, परिवर्तन ढेर सारा होता है। जब परिवर्तन होगा यानी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन डीसी, यानी टाइम के साथ साथ हमारा एम्पलीट्यूड परिवर्तित ना हो, वो चाहिए। लेकिन क्या है, रिपल की वजह से क्या होता है, पल्सेशन होता है, ठीक है, यानी कि वो हमारे डिजायरेबल नहीं है। यानी कि एक तरीके से रिपल फैक्टर क्या है, इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर के आउटपुट पे क्या है, एक प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिपल फैक्टर जो है प्योरिटी का एक मापक है। स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर रिजल्ट्स इन अ मोर इफेक्टिव रेक्टिफायर, ये डिस्कस हो चुका है, क्योंकि रिपल की वजह से पल्सेशन आता है, पल्सेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि रिपल फैक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जितना कम रहेगा उतना प्रभावी हमारा रेक्टिफायर होता है। तो चलिए मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो आर की जो वैल्यू होती है, रिपल फैक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज में एसी और डीसी दोनों हैं, तो जो ये जो वैल्यू, ये क्या कहा जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज में जो एसी कंपोनेंट है उसका आरएमएस वैल्यू वो चाहिए हमें, और आउटपुट वोल्टेज पे जो डीसी कंपोनेंट है वो चाहिए। अगर ये दोनों मालूम होगा उसके रेशियो से हम रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी आर आर एम एस अपॉन वीडीसी, इससे निकल जाएगा, या फिर इससे भी निकल सकता है आई आर आर एम एस अपॉन आईडीसी से निकल सकता है,
ठीक है, चलिए जो फुल आरएमएस है यानी आई आरएमएस है हमारा, वो दो पार्ट मैंने बताया कि इसमें है डीसी और एसी कंपोनेंट। तो ये रिलेशन काम देगा हमारा आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई डीसी स्क्वायर प्लस आई आर आरएमएस का स्क्वायर। इसको आई डीसी से हम डिवाइड कर देते हैं आई डीसी स्क्वायर से, तब क्या होगा आई आरएमएस स्क्वायर अपॉन आई डीसी स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा प्लस आई आर आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आई डीसी का स्क्वायर। तो ये सेम टू सेम रहेगा, आई आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आई डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये देखिए ये आर स्क्वायर है, ये R2 नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये आर स्क्वायर है, 1 प्लस आर स्क्वायर है। तो ये आर जो वैल्यू आएगी निकल के यहां से, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये चीज जो है ये आर स्क्वायर के बराबर है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर नॉट R2। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम देखते हैं कितनी आ रही है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये वैल्यू वही है, यहां पे हम करेंगे क्या, आई आर एम एस की वैल्यू रखेंगे और आई डी सी की वैल्यू रखेंगे। तो आई आर एम एस क्या है, आई एम बाई 2 है और आई डी सी जो है वो आई एम अपॉन पाई है माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, आई एम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू है 1.21 है। नेक्स्ट पैरामीटर पे हम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, पीआईवी और पीआरवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज और पीक रिवर्स वोल्टेज। देखिए ये भी डायोड का एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, ये भी मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर डायोड है उसका ये इतना है, 50 वोल्ट पीआईवी है या जो भी है, 50 वोल्ट 70 वोल्ट 100 वोल्ट 30 वोल्ट वॉट एवर में भी दे वैल्यू जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, हमें पहले से मालूम रहता है। स्पेसिफिकेशन शीट को हम देख के निकाल सकते हैं। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, डेफिनेशन क्या है, पीआईवी और पीआरवी की जो डेफिनेशन है जैसा कि नाम है पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डायोड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन विदाउट डैमेजिंग द डायोड। यानी कि ये रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड को दिया जाने वाला यह मैक्सिमम वोल्टेज है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही पीआईवी वैल्यू अगर x है, x से जरा सा भी अगर वैल्यू बढ़ा तो डायोड हमारा डैमेज हो जाएगा, डायोड बस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम रिवर्स बायस कंडीशन में हम देखते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन जो ओरिजिनल सर्किट में है, रिवर्स बायस तब होगा जब यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो रिवर्स बायस जब यहाँ पर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट होगा। तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जो काम देगा आपको किसी भी सर्किट का। अगर पीआईवी रिक्वायरमेंट निकालना है इस सर्किट के लिए कितने पीआईवी का डायोड हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो वो निकाल पाएंगे आप। तो यहाँ पर क्या है, जब निगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो यहाँ निगेटिव और इधर से पॉजिटिव, तो निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है। यानी कि इस डायोड पर मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा, जब वीएस मैक्सिमम होगा। वीएस की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वीएम होगी। तो वीएम होगी तो यहाँ पर ये पीआईवी देखते हैं कैसे निकलेगा। तो केवीएल हम यहाँ फिर लगा देंगे। तो केवीएल जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस लूप में यहां से यहां चलेंगे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक समझने का टेक्निक है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इस लूप में कोई भी करंट फ्लो कर नहीं रही है। तो यहां से यहां चलेंगे तो क्या, माइनस वीएम, यहां से जाएंगे तो क्या, प्लस पीआईवी जो हमने माना है पीआईवी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओपन लूप है, यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। बस ये हम टेक्निक सीख रहे हैं ताकि हम पीआईवी निकाल सकें। तो ये पीआईवी की जो वैल्यू आएगी वो वीएम आएगी, ठीक है। यानी कि सो पीआईवी रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वीएम। यानी कि अगर हमें हाफ रेक्टिफायर में डायोड निकालना है तो पीआईवी रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो यहाँ पर वीएम से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर सपोज करिए वीएम से कम हुआ तब क्या होगा, अगर वीएम से कम हुआ तो ये जो इनपुट वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जब पीक पे पहुंचेगा, वीएम पे पहुंचेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। यानी कि यहाँ पर डायोड हमें ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका पीआईवी जो है वीएम या उससे अधिक हो, ताकि डायोड हमारा सुरक्षित रहे। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।